गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? अभी सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं ज्ञान प्रकाश, आपके साथ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, और वो है हमारे देश के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ा, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ा। देश के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ा के ऊपर लेकर हम चर्चा में हैं, और हम चर्चा करेंगे MC सीतलवाड़ा पर, सोली सराबजी पर, और गुलाम अहमद वाहनवती पर, के वेणुगोपाल पर, और मुकुल रोहतगी पर, आर्टिकल नंबर 76 पर। आपको मैं पहले बता दूं कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी जो आपका एक टॉपिक था, उस पर मैं पहले ही क्लास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड महान्यायवादी के ऊपर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर पहले मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, और ये उसका लास्ट क्लास है। और इसमें कोई फंक्शनल नहीं है बल्कि इंफॉर्मेटिव है। हम देश के प्रथम महान्यायवादी को जरूर जानें, और बीच में 1-2 महान्यायवादी उनके बारे में भी जानें, और तीसरा कि वर्तमान जो महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनके भी बारे में जानें। लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, यूपीएससी से लेकर रेलवे तक, ग्रुप डी तक, कि जिससे MC सीतलवाड़ा का प्रश्न ना पूछा गया हो। MC सीतलवाड़ा का प्रश्न हमेशा से पूछा गया है, और ये ग्रेट पर्सनालिटी थे। इनका हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड था। इनके पिताजी थे जो श्री चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा, वो बहुत बड़े प्रोमिनेंट एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, बहुत बड़े न्यायविद थे। और उनके बेटे हुए MC सीतलवाड़ा, इनके MC सीतलवाड़ा का बेटा अतुल सीतलवाड़ा, और इनकी जो ग्रैंड डॉटर है तीस्ता सीतलवाड़ा, जो ग्रेट सोशल सिविल एक्टिविस्ट है ना, जो एजुकेनिस्ट हैं, बहुत सारे उनमें व्यवस्था है। जो उनकी ग्रैंड डॉटर तीस्ता सीतलवाड़ा, वो एजुकेनिस्ट भी हैं, सोशल सिविल एक्टिविस्ट भी हैं, और काफ़ी अच्छी जानकार हैं लॉ की, और काफ़ी उन्होंने अभी तक ख्याति पाई है तीस्ता सीतलवाड़ा। तो एक ऐसे परिवार के बारे में हम बात करेंगे, देखिए, जिनकी एक अपनी पृष्ठभूमि है भारतीय न्याय प्रणाली में। जब गांधी जी बैरिस्टर बने थे, है ना, गांधी जी भी बैरिस्टर की उपाधि लिए थे, और एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो बैरिस्टर की उपाधि लेने वाले थे, जो कि गांधी जी के दोस्त भी थे, गांधी जी के समकक्ष भी थे, और इन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई करके बैरिस्टर की उपाधि ली थी। गांधी जी के कंटेम्प्रोरी थे, और वो थे श्री चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा। श्री चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा एमिनेंट इंडियन बैरिस्टर थे। 1864 से लेकर 1947 तक इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की थी। बहुत सारे कानूनी लड़ाइयों में रहे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का इन्होंने कानूनी लड़ाइयाँ अपने लड़ी थी। बैरिस्टर थे। बहुत सारे देशभक्तों, बहुत सारे जो ब्रिटिश प्रिजनर थे, जो बहुत सारे जेलों में बंद थे, उनकी लड़ाइयाँ चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा ने निःशुल्क लड़ी थी। और उन्हीं के ये बेटे हैं MC सीतलवाड़ा, जो देश की फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम महान्यायवादी बने। MC सीतलवाड़ा, है ना, जिनके MC सीतलवाड़ा का पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा। MC सीतलवाड़ा देश के प्रथम महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि आपके संविधान के अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा है, और 76 में ये कहा गया है कि 76 जो आर्टिकल है, कहा गया है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा 76 में कहा गया था कि प्रेसिडेंट भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 76 का 1, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है 1, अपॉइंटेड, है ना, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में ही सारा है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, चूंकि क्लास हो चुका है इसका, इसलिए मैं शॉर्ट में 2 मिनट बता रहा हूँ। टू गिव एडवाइस, ये राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में और भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, टू एडवाइस करता है। और तीसरा जो 76 का सब क्लॉज 3 है, ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के सभी न्यायालयों में सरकार के मुकदमों की पैरवी कर सकता है, उसमें जाकर मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। और ये कहता है कि 4 कहता है, 76 का 4 कहता है
कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर वो बना रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने अटॉर्नी जनरल का टेन्योर फिक्स नहीं किया है, टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल उसका निश्चित नहीं किया है, बल्कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के आधार पर कई सालों तक बना रह सकता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे वो कई सालों तक लगभग 1950 से लेकर 1963 तक और भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अर्थात पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो मंत्रिमंडल था 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी नेहरू जी की, और इस तरह से नेहरू जी का जो पूरा कार्यकाल था भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, उसमें नेहरू जी ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए, नेहरू जी का जितने भी संविधान संशोधन हुए, उसमें आपको एमसी तलवाड़ा का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बहुत अच्छे दोस्त थे सुभाष कश्यप, जिन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें लिखी हैं। कई संविधान संशोधन में एमसी तलवाड़ा, सुभाष कश्यप दोनों मिलकर इन्होंने कई संविधान संशोधन किए हैं, क्योंकि नेहरू जी के कार्यकाल में भी संविधान संशोधन में सुभाष कश्यप का जो संविधानविद है, जिन्होंने संविधान की किताब लिखी है, आवर पार्लियामेंट लिखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 7 से ज्यादा किताबें सुभाष कश्यप ने लिखी है, जिसमें सौभाग्य मुझे 3 किताब पढ़ने का हुआ है। अभी मार्केट में मिलती है 3 किताबें, 2 किताबें मिलती है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है और एक आवर पार्लियामेंट, एक भारतीय संविधान, दूसरा भारतीय संसद, हमारी संसद मिलती है। तीसरी किताब जो रेयर ही मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास, वो किताब अब नहीं मिलती है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास वो किताब थी, मैंने उन तीनों किताब पढ़ा। तो ये उनके दोस्त थे एमसी तलवाड़ा, बहुत ही प्रोमिनेंट संविधानविद, इनको जानने की जरूरत है। देश के महान न्यायाधीश थे और महान्यायाधीश के बारे में एक चीज और बता रहे हैं, अनुच्छेद जो 88 में चर्चा है, अनुच्छेद 88 में यह चर्चा है कि महान्यायाधीश संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, उसमें भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकता। तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, जिसको मैंने 2 क्लास में बहुत अच्छी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायाधीश की क्लास 1 और क्लास 2 में मैं ले चुका है। मैं यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ एमसी तलवाड़ा, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही विद्वान, देशभक्त, और ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े, स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानी थे। इनके पिता बैरिस्टर थे, पिता का नाम मैंने पहले बताया, श्री चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा। उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था, ब्रिटिश प्रोविंस जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग में थी, एक थी कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत आता था। बेसिकली ये लोग गुजरात के रहने वाले थे और एमसी तलवाड़ा का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में एमसी तलवाड़ा का जन्म हुआ था 1884 में 12 नवंबर को अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। और मैं बता दूं, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे है और गुजरात जो था अंग्रेजों के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था, बॉम्बे राज्य का भाग था, जिसे 1960 में अलग किया गया। बॉम्बे और गुजरात को अलग करके महाराष्ट्र नाम रखा गया और गुजरात नाम रखा गया। और 1960 से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे राज्य था, जिसका गठन अंग्रेजों ने किया था। और उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर गुजरात था। अर्थात अगर उस समय के दृष्टिकोण से पूछा जाए जिसका जन्म हुआ था, तो कहा जाएगा कि ये बॉम्बे राज्य के अंतर्गत थे और बॉम्बे राज्य के अंतर्गत उनके पिता सेवा में थे, श्री चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने बैरिस्ट्री का भी काम किया था। और उन्हीं के बेटे अतुल सीतलवाड़ा, ये उनके बेटे एमसी सीतलवाड़ा हुए और एमसी सीतलवाड़ा के बेटे अतुल सीतलवाड़ा और पोती हुई तीस्ता सीतलवाड़ा। तो आइए चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ा के बेटे एमसी सीतलवाड़ा के बारे में बात करते हैं। एमसी सीतलवाड़ा, जिसका पूरा नाम था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा। जन्म इनका 1884 में हुआ और मृत्यु उनका बांग्लादेश की विजय 72 या 71 याद रखिए, है ना, 1974 में 1974 में हुआ, है ना। इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और इनको बहुत ही बड़े सम्मान के साथ इंदिरा गांधी ने इनका अंतिम संस्कार करवाया था। अंतिम संस्कार में इंदिरा गांधी खुद गई थी और कई घंटों तक रही थी। इंदिरा गांधी चूंकि ये पिता के साथ हमेशा रहते थे, तो इंदिरा गांधी का प्यार दुलार मतलब हमेशा इन्होंने एमसी तलवाड़ा इंदिरा गांधी को काफी उनसे लगाव था और इस प्रकार से इनके मरने के बाद इंदिरा गांधी काफी व्यथित हुई थी और काफी इंदिरा गांधी भी इनसे साइड से काफी इनसे सलाह लेती थी।
फिर उसके बाद एमसीसी तलवाड़ा ये पढ़ने चले गए, लॉ की तैयारी, अपनी एजुकेशन हायर सेकेंडरी के स्कूल का एग्जाम पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ से लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। उन्होंने लॉ की पढ़ाई बॉम्बे कॉलेज में, लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने स्टडी किया और फिर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये प्रैक्टिस करने लगे बहुत जल्दी, क्योंकि एक पिता का प्रभाव था ही, एक बहुत कानूनविद थे ही और एक बहुत लॉ के जानकार, एक फैमिली थे। स्वतंत्रता आंदोलन जो गांधी जी के बहुत बड़े करीबी थे, चिमनलाल हीरालाल सतरा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, उनके बेटे एमसीसी तलवाड़ा ने काफ़ी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी नाम कमाया और इसलिए बॉम्बे सरकार ने ये बाद में बिकम एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे स्टेट, और बॉम्बे सरकार में ये बाद में राज्य के महाधिवक्ता के पद पर जो बताए थे उन्हें अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे के रूप में इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले ये भी कहीं के पूछा जाएगा कि कौन से महान्यायाधीश और एडवोकेट जनरल दोनों के पद पर काम किए हैं, तो इस प्रकार से आपको एमसीसी तलवाड़ा पहले एडवोकेट जनरल रहे थे, कहाँ, तो बॉम्बे राज्य में अर्थात महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहे, स्टार्टिंग में ही रहे थे, आजादी के लगभग समकक्ष में। उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर, जो कानून का सबसे बड़ा, जो सबसे उपलब्धि वाला क्षण होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसी भी परमानेंट ज्यूरिस्ट का ये उनका एक अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक अपना लक्ष्य रहता है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए और या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाए, क्योंकि दोनों के अपॉइंटमेंट का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी भी कंडीशन है अपॉइंटमेंट के लिए, वही कंडीशन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए होती है, जो आर्टिकल नंबर 76 के पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर अपॉइंट होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज में अपॉइंट होने की योग्यता रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एमसीसी तलवाड़ा क्या थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल थे और फिर एमसीसी तलवाड़ा क्या बने, भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने और 1950 से 1963 तक इन्होंने कार्य किया। बहुत सारे इनके साथ केसेस हैं, बहुत सारे, एक से एक केस इनसे जुड़ा हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको केस में बता रहा हूँ, जो रेड क्लिफ ट्रिब्यूनल, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा के विवाद के लिए रेड क्लिफ जो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, न केवल भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा के बीच के विवाद के लिए, बल्कि बहुत सारे इशू थे जो भारत पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट थे, उन सब के विवाद के लिए एक माउंटबेटन ने रेड क्लिफ के नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल बनाया था, रेड क्लिफ ट्रिब्यूनल बनाया था, न्यायाधिकरण बनाया था। उस रेड क्लिफ ट्रिब्यूनल के सदस्य थे, उसमें शामिल थे भारत सरकार की तरफ से, और जो मेन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन, देश के विभाजन की सीमा रेखा खींची गई, डिमार्केशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर किया गया, उसमें एमसीसी तलवाड़ा का विधिक कानूनी सलाह के रूप में भारत सरकार के योगदान, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ साथ कश्मीर इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने जब अपना कश्मीर, जो कि आप जानते हैं कि 1947 में आपको अक्टूबर 1947 के आसपास पाकिस्तान के कबलाई सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और हमने फिर उसको कश्मीर को किसी तरह से अपने के यहाँ मिलाया, है ना। 22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने आक्रमण किया, 24 अक्टूबर को हमने मिलाया। इस तरह से कश्मीर का आपको अक्टूबर का घटना 1947 में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। और उस समय कश्मीर के जो वहाँ के राजा थे वो हरि सिंह थे, और हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेशन का विलय कर हस्ताक्षर करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उन्होंने कश्मीर का विलय भारत में करवाया था। तो कश्मीर इशू काफ़ी डिस्प्यूट हो गई थी, और जानते हैं कि नेहरू जी ने दिसंबर 1947 में कश्मीर इशू को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए वो राजी हो गए थे। और कश्मीर इशू जब यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया, और जब भारत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने जब फाइट किया, तो आपके हमारे एमसीसी तलवाड़ा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कश्मीर के इशू को बहुत दमखम के साथ यूनाइटेड नेशन में रखा और भारत की स्थिति मजबूत की। और आज तक उन्हीं के जो बनाए गए प्रोसीजर हैं, उन्हीं के जो बनाए गए लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी भारत सरकार उसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कश्मीर इशू को हमेशा ले जाती है। तो इस तरह से एमसीसी तलवाड़ा जो इतिहास के पन्नों में
गायब हो चुके हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी, उसके बाद की भी लीगल इंटरप्रिटेशन में, भारत की स्थिति न केवल भारत में सरकार के फैसलों को देखने में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तक के मुद्दों में, या रेड क्लिफ लाइन खींची गई, डिमार्केशन जो किया गया भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा के रूप में, उसमें एमसीसी तलवाड़ा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके बाद फिर ये तो रहा एमसीसी तलवाड़ा, इनके परिवार में, और आप समझ सकते हैं इनके परिवार में आपको जो तीस्ता सी तलवाड़ा हुई, वो बहुत बड़े एजुकेनिस्ट हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, और लगातार वो जनता के चीज़ों को लेकर हमेशा उठाते रहे। एमसीसी तलवाड़ा ने इतना बढ़िया काम किया था कि 1957 में इनको पद्म विभूषण, जो सेकेंड हाईएस्ट जो सम्मान है भारत सरकार का, एमसीसी तलवाड़ा को दिया गया था। 1957 में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। और जानते हैं कि भारत के प्रथम महान्यायाधीश थे और सबसे ज्यादा दिन तक भारत में रहने वाले महान्यायाधीश के रूप में रहे। और अगर जहां तक महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारे महान्यायाधीश ने, जिसमें देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिखा है। फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ एमसीसी तलवाड़ा, और सेकेंड जो अटॉर्नी जनरल थे वो सिक्के दफ्तरी थी। सिक्के से कौन थे आप पहला जानते हैं, लेकिन कम से कम और कुछ मत जानिए। तो 4 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 4 महान्यायाधीश के बारे में निश्चित रूप से जानिए, ठीक है। पहले मैं सबके बारे में बता रहा हूं। तो पहले महान्यायाधीश हुए एमसीसी तलवाड़ा, और दूसरे महान्यायाधीश कौन हुए, सिक्के दफ्तरी। कैसे याद होगा, याद करिए तो शीतलवाड़ा कहाँ जाएंगे, दफ्तर जाएंगे। शीतलवाड़ा कहाँ जाएंगे, दफ्तर जाएंगे। मैं याद करने का तरीका 3-4 याद रखिए, सारा नहीं याद रखना है। तो शीतलवाड़ा महान्यायाधीश थे, तो जाएंगे कहाँ, तो दफ्तर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो दफ्तर। तो शीतलवाड़ा निश्चित रूप से दफ्तर जाएंगे, तो सिक्के दफ्तरी। और दफ्तर दिन में जाएंगे कि रात में, दफ्तर दिन में जाएंगे कि रात में। तो एमसीसी तलवाड़ा दफ्तर गए नाइट में कि डे में, डे में, है ना, डे में गए तो नीरन डे। कहाँ गए, नीरन डे, ये दिन में गए। और दिन में कोई चीज गुप्त रूप से नहीं किया जाता है, वो एकदम खुलेआम किया जाता है। इसलिए दिन में गए तो कोई भी काम वो गुप्त रूप से नहीं किए। तो 2-3 ही याद रखना है। एमसीसी तलवाड़ा कहाँ गए, ये तो कंफर्म हो गया, दफ्तर में गए। दफ्तर में कब गए, दिन में गए, नीरन डे। और गुप्त रूप से काम तो किए नहीं होंगे, तो सीवी गुप्ते। उसके बाद ज्यादा नहीं याद करना है। उसके बाद देखिए आपको एमसीसी तलवाड़ा, फिर उसका दफ्तरी, एमसीसी तलवाड़ा। दूसरा जरूर याद रखना, सेकेंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जरूर याद रखिएगा। सेकेंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको जरूर याद रखना है। और कभी कभी हो सकता है कि निम्न में से कौन से भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, तो उसमें 4 फेमस नाम आपको बता रहे। 3 आप जरूर जानिएगा, एक किसी मंत्री का रहेगा, किसी विधायक का रहेगा। तो एमसीसी तलवाड़ा दफ्तरी तो जानेंगे, दफ्तर कब जाएंगे, डे में, नीरन डे। उसके बाद एसवी गुप्ते हैं, है ना, उसके एलन सिन्हा है, इसे नहीं याद रखना है। फिर के पराशरन है, के पराशरन 6ठे अटॉर्नी जनरल हमें। हाँ, सोली सोराब जी। अब आ गया पॉइंट, कौन सा है, सोली सोराब जी। सोली सोराब जी भारत के 7वें महान्यायाधीश बने थे। सोली सोराब जी भारत के 7वें महान्यायाधीश थे, और ये सबसे कम दिन के लिए थे। सबसे कम दिन के लिए महान्यायाधीश बने तो कौन बने, सोली सोराब जी। और ये पहले ऐसे महान्यायाधीश बने कि जो 2 बार बने, बाकी भी 1-2 और बने हैं, लेकिन ऐसे प्रथम महान्यायाधीश जो 2 बार बने वो सोली सोराब जी थे। सब याद रखिएगा, सोली सोराब जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम दिनों तक भारत के महान्यायाधीश कौन रहे, तो सोली सोराब जी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सबसे ज्यादा दिनों तक भारत के महान्यायाधीश कौन रहे, तो आप एमसीसी तलवाड़ा बोलते हैं। जब आप भारत के सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले महान्यायाधीश को याद कर सकते हैं एमसीसी तलवाड़ा, तो यह भी याद रखिए कि भारत में सबसे कम दिन तक रहने वाले महान्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सोली सोराब जी। और उसी तरह से भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायाधीश तो गुलाम अहमद वाहनवती, गुलाम अहमद वाहनवती। और फिर अभी जो वर्तमान महान्यायाधीश है के वेणुगोपाल, उसको याद रखा करिएगा। और जब भी समय आएगा तो के वेणुगोपाल से कोई और भी महान्यायाधीश आ जाएगा, अभी तो रहेंगे ही। लेकिन जब भी आप वर्तमान अटॉर्नी जनरल को याद रखें तो ठीक उसके पीछे वाला जरूर याद रखें। जैसे अभी महान्यायाधीश हैं, इसके पहले मुकुल रोहतगी थे। तो हम लोग कहाँ तक पूछे थे अभी कि सबसे पहले महान्यायाधीश कौन थे, शीतलवाड़ा। शीतलवाड़ा कहाँ गए, दफ्तर में गए। दफ्तर में कब गए, दिन में कि रात में, तो दिन में, नीरन डे। और दफ्तर में गुप्त रूप से तो काम किए लोगे, सीवी गुप्ते। फिर उसके बाद सिन्हा जी हैं,
के परासन, 2 ऐसे छोड़ दीजिए, आपको 7वां याद हो गया सोली सोराब जी। सोली सोराब जी सबसे कम दिनों तक रहने वाले महान्यायवादी थे। सोली सोराब जी सबसे कम दिनों तक रहने वाले महान्यायवादी थे, सोली सोराब जी। उसके बाद आप आइए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक नोट्स है, इसे मैं लिख दिया हूं। जी रामास्वामी, जी रामास्वामी। सोली सोराब जी के बाद कौन बने? जी रामास्वामी। और जी रामास्वामी के बाद मिलन के बनर्जी, मिलन के बनर्जी बने। और मिलन के बनर्जी के बाद अशोक देसाई। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई। फिर दोबारा आपको 11वें महान्यायवादी के रूप में सोली सोराब जी फिर बने, यानी कि 7वें महान्यायवादी और 11वें महान्यायवादी के रूप में सोली सोराब जी बने। और फिर उसका मिलन के बनर्जी। तो देखिए 2 महान्यायवादी हैं, मिलन के बनर्जी और सोली सोराब जी। सोली सोराब जी और फिर मिलन के बनर्जी, फिर सोली सोराब जी और फिर मिलन के बनर्जी। 2 ऐसे महान्यायवादी आपके भांति है, ये इकलौता याद रखिएगा, 2 ऐसे महान्यायवादी हैं जो 2 बार बने। 2 ऐसे महान्यायवादी हैं जो 2 बार बने। कौन कौन? पहले हो गया सोली सोराब जी और दूसरा हो गया मिलन के बनर्जी। दूसरा कौन हो गया? मिलन के बनर्जी। और उसके बाद 13वें नंबर पर गुलाम अहमद वाहनवती। 13वें नंबर पर महान्यायवादी कौन है? गुलाम अहमद वाहनवती, जो प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी बने। प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी, ये पहली बार फर्स्ट मुस्लिम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने, गुलाम अहमद वाहनवती। और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं, गुलाम अहमद वाहनवती के बाद आपको मुकुल रोहतगी, और मुकुल रोहतगी के बाद वर्तमान में जो है वो के वेणुगोपाल। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। तो इस तरह से कुछ एमसी तलवाड़ा के व्यक्तिगत बारे में बताए, और कुछ आपने महान्यायवादी के फैक्ट रूप में देखा। जैसे आपने पहला क्या देखा कि भारत के सबसे लंबे दिन तक महान्यायवादी एमसी तलवाड़ा। दूसरा प्रश्न, भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी तलवाड़ा। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा कि सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम दिनों तक रहने वाले महान्यायवादी सोली सोराब जी। फिर आपने देखा 2 बार बनने वाले महान्यायवादी सोली सोराब जी और मिलन के बनर्जी, सोली सोराब जी और मिलन के बनर्जी के रूप में देखा। फिर आपने देखा प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी तो गुलाम अहमद वाहनवती के रूप में देखा। वर्तमान में महान्यायवादी तो के वेणुगोपाल के रूप में देखा। और ठीक उसके पहले देखा आप मुकुल रोहतगी। और इसी तरह से प्रथम महान्यायवादी आपने देखा एमसी तलवाड़ा। तो मैंने कोड बताया था कि एमसी तलवाड़ा कहाँ जाएंगे? तो दफ्तर में जाएंगे। दफ्तर में जाएंगे, दफ्तर में दिन में जाएंगे कि रात में? तो डे में जाएंगे, निरन डे। गुप्त रूप से काम तो करेंगे नहीं, सीवी गुप्ते। और इस तरह से गुप्ते के बाद आपको 2 एल एन सिन्हा और के पराशरन थे। फिर उसके बाद सोली सोराब जी थे, है ना। फिर आप नाम जैसे मिलन के बनर्जी भी जानेंगे, के वेणुगोपाल जानते ही हैं, जी वाहनवती जानते ही हैं, मुकुल रोहतगी जानते ही हैं, एमसी तलवाड़ा जान ही गए, के दफ्तरी भी जान गए, नीरन डे भी जान गए, सीवी गुप्ते भी जान गए। तो आप 7-8 महान्यायवादी जान रहे हैं। लेकिन जो प्रथम महान्यायवादी थे एमसी तलवाड़ा, जिन पर टॉपिक के तो बहुत बड़े जानकार थे, और उन्होंने एक साथ इतना ही नहीं किया, बल्कि वो और कोई और उनकी उपलब्धि और है। 1957 में तो पद्म विभूषण मिला ही, लेकिन भारत में जो स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन बना, फर्स्ट लॉ कमीशन, जो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन बना, जो 1955 से 58 तक था। इसी से याद कर लीजिए, भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना? विधि आयोग जिसको बोलते हैं। अभी वर्तमान में भी विधि आयोग का गठन हुआ है। वर्तमान में भी करंट अफेयर में है कि अभी विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ऐसे फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला जो विधि आयोग है ना, अभी जो विधि आयोग है वो कब से कब था? तो 1955 से 1958 तक। देश का जो प्रथम विधि आयोग था, फर्स्ट लॉ कमीशन, कब से कब था? तो 1955 से 58। लिख लीजिए, पहला विधि आयोग कब से कब था? 1955 से 58। अब देखिए एमसी तलवाड़ा से कितना चीज याद रखना बताइए। प्रथम महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 का 1, 2, 3, 4 और अनुच्छेद 88 एक साथ समग्र रखिए। अनुच्छेद 76 में 1 क्या कहा? अनुच्छेद 76 में 1 कहा कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। 76(2) क्या कहा? राष्ट्रपति 76 में अपॉइंट करेगा। 76(2) क्या कहा? कि वो सलाह देगा राष्ट्रपति को, सरकार को। 3 क्या कहा? कि वो सभी कोर्ट में बैठ सकता है। 4 क्या कहा? कि राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत रह सकता है अपने पद पर। तो ये, और अनुच्छेद 88 क्या कहता है? वो संसद में भी बैठ सकता है, संसद का सदस्य नहीं हो सकता है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि एमसीसी तलवाड़ा के बारे में ये चीज देखा कि वो पहले एडवोकेट जनरल, कितने पद पर बैठे बताइए। अगर आईएएस का क्वेश्चन आता तो यही सब मिला के पूछता है। एडवोकेट जनरल रहे बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। तीसरा, पहला इनके पिता तो खुद बैरिस्टर थे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल रहे। फिर उसके बाद 1950 से 1963 तक देश के प्रथम महान्यायाधीश नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में रहे महान्यायाधीश के रूप में। फिर उसके बाद ये जो रेड क्लिफ कमीशन बना था, रेड क्लिफ ट्रिब्यूनल था, उसके मेंबर रहे। फिर उसके बाद भारत में यूनाइटेड नेशन के कश्मीर इशू के प्रतिनिधि के रूप में रहे। फिर उसके बाद आपको अगर देखा जाए एमसीसी तलवाड़ा को, तो फिर ये फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे। ये बिकम ए चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ड्यूरिंग 1955 टू 1958। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो बार काउंसिल का गठन किया था भारत में, जो वकीलों की सबसे बड़ी संस्था होती है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन, ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भारत में बार काउंसिल का जो इतिहास है, उस बार काउंसिल जो वकीलों का है, जो आप कोर्ट में जाते हैं तो वकील देखते हैं, उन वकीलों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरे देश पर बार काउंसिल होता है, स्टेट पर राज्य बार काउंसिल होता है, और जिला में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल होता है। इस तरह से वकीलों की एक बहुत बड़ी संस्था है जो वकीलों के हितों को लेकर देखती है, और जुडिशरी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए एमसीसी तलवाड़ा को यह सम्मान भी मिला कि ये देश के प्रथम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन भी बने। और उसके बाद इनकी पूरी पीढ़ी, बेटे अतुल सी तलवाड़ा और पोती तिस्ता सी तलवाड़ा, और तिस्ता सी तलवाड़ा आज न्यूज में हमेशा आप देखते होंगे, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, एजुकेनिस्ट हैं, सिविल राइट। अभी आप कई केस अभी पीछे हुआ था, मैं उस पर चर्चा करूंगा, जो कुछ बौद्धिक माओवाद को लेकर, उन सब चीज़, बहुत सारी चीज़ों में एमसीसी तलवाड़ा का काफ़ी प्रभाव रहता है, काफ़ी देखा जाता है। तो ये आपका महान्यायवादी का जो प्रोसेस था, जो उनका एक इतिहास था, ये 3 क्लास मिलकर, जो पहला क्लास था फर्स्ट क्लास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, जिसमें मैंने आर्टिकल के ऊपर चर्चा किया था। सेकेंड क्लास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, जिसमें आर्टिकल के साथ साथ महान्यायाधीश का पार्लियामेंट से क्या रिश्ता है, ब्रिटेन से क्या रिश्ता है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में महान्यायाधीश जो होता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट का मेंबर होता है, लेकिन भारत में महान्यायाधीश भारत के संसद का मेंबर नहीं होता है। ब्रिटेन का महान्यायाधीश ब्रिटेन के किसी भी विधेयक पर वो वोट दे सकता है, लेकिन भारत का महान्यायाधीश वो वोट नहीं दे सकता है। हाँ, भारत के महान्यायाधीश लोकसभा और राज्यसभा और या किसी भी संस्था में जाकर बैठ सकता है, और उनके सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, लेकिन वो रिटायर होने के बाद भारत का महान्यायाधीश हाई कोर्ट में जाकर व्यक्तिगत प्रैक्टिस अपने हित में वो नहीं कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो बाद में प्रैक्टिस तक भी कर सकता है। आशा की जाती है कि उसे कोई उस तरह का लाभकारी पद रिटायर होने के बाद नहीं दिया जाए, ये चीज़ था। तो इस रूप में हम लोग इस बहुत एक विस्तृत प्लेटफॉर्म को हम लोग देख रहे हैं। ऐसे हमारे कई प्रोमिनेंट लोग हैं जिसका अलग अलग, जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन के हम लोग पहले उसका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन तो एमसीसी तलवाड़ा हो गए, लेकिन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन पहला वित्त आयोग के कौन थे, तो केसी नियोगी थे। उसके बारे में हम चर्चा कर सकते। इसी तरह से केसी नियोगी जो भी आज़ादी के बाद जो पहले लोग बने हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आप इस तरह से रिविजन कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हम सारा रिविजन कर लेते हैं। एमसीसी तलवाड़ा, इनका पूरा नाम क्या है, मोतीलाल चिमनलाल सी तलवाड़ा। कब जन्म हुआ, 1884 में। मृत्यु कब हुआ, 1974 में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। यह स्टडी इन्होंने कहाँ किया था, लॉ कॉलेज मुंबई में। फिर इन्होंने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस किया, और ही बिकेम एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे राज्य के महाधिवक्ता के पद पर इन्होंने, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता के पद पर इन्होंने काम किया, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, और फिर महान्यायाधीश के रूप में 1950 से 1963 में काम किया। फिर उसी समय आज़ादी के दौरान ही जब माउंटबेटन ने रेड क्लिफ ट्रिब्यूनल का गठन किया, तो उसके भी डिमार्केशन, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का डिमार्केशन हो रहा था, उसमें भी ये मेंबर थे। कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशन में उन्होंने भारत का पक्ष रखा, कभी धारदार तरीके से। फिर ये फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी बने, है ना। प्रथम जो विधि आयोग है उसके चेयरमैन 1955 से 1958 बने। फिर ये फर्स्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 के भी चेयरमैन बने, और भारत के सबसे ज़्यादा दिन तक महान्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति बने। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा कैसा लगा होगा, आप बताइएगा। मैं तो नहीं बोल सकता बहुत अच्छा, लेकिन मैंने मेहनत करके इस तरह से जितने इन्फॉर्मेशन थे आपको मेहनत ना करनी पड़े, समझ में आए, ब्रीफ लेते हुए, आर्टिकल को भी लेते हुए, तीनों क्लास को समाहित करते हुए, और एमसीसी तलवाड़ा से लेकर अभी के वेणुगोपाल तक बने हुए महान्यायाधीश के ऊपर में मैंने
चर्चा किया, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये नहीं कि मोबाइल ऑफ करके घर मत चले जाइए, इसको लाइक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए। धन्यवाद, और फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ हम मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।